अगर आप पृथ्वी के विकास क्रम को समझते हैं, उसके बारे में पढ़ा हो, उसके बारे में कुछ समझा हो, तो आपको वो दौर भी याद होगा, उसके बारे में भी पता होगा जब हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी के विस्फोट हो रहे थे। एक दो नहीं बल्कि लाखों ज्वालामुखी फट रहे थे हमारी पृथ्वी पर, और उससे इतना घना बादल तैयार हो गया था, सल्फर डाइऑक्साइड का बादल तैयार हो गया था, जिससे पृथ्वी पर एसिडिक रेन होता था। यहाँ पर ये जीवन जीने योग्य जगह नहीं थी। उसकी एक झलक आप वीनस पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर ऐसे ही लगभग वातावरण बना हुआ है। लेकिन अगर पृथ्वी पर उसकी एक झलक देखनी है कि उस दौरान कैसा यहाँ माहौल रहा होगा, कैसा यहाँ पर वातावरण रहा होगा, तो आपको इंडोनेशिया जाना पड़ेगा। जी हाँ, इंडोनेशिया में ऐसे ही एक ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है, लगातार विस्फोट हो रहा है, और उसका राख और मलबा 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि पृथ्वी के सतह से 19 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच रहा है। यानी कि जहां पर हमारी पृथ्वी का स्ट्रेटोस्फीयर है, वहां तक वो राख मलबा पहुंच रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ऐसा ही कुछ नजारा उस दौर में रहा होगा जब पृथ्वी अपने विकास की कहानी लिख रही होगी? तो आखिरकार इस ज्वालामुखी का क्या रहस्य है और इसका क्या अंजाम होगा, और इंडोनेशिया में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार वहां पर आसपास में इस तरह के ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, और उसकी जो तस्वीर है वो बहुत ही हैरान करने वाली, काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, उसके वीडियोस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज बात होगी इंडोनेशिया में हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट की, और ये समझेंगे कि ये विस्फोट कितना भयंकर है, और इस विस्फोट से हमारी पृथ्वी पर क्या फर्क पड़ेगा, और हमारे जो इंडोनेशिया के आसपास के इलाके हैं वहां क्या फर्क पड़ेगा, और वैज्ञानिक क्यों लगातार चेतावनी दे रहे हैं इस ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विस्फोट है ज्वालामुखी में, वो इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद रुआंग ज्वालामुखी में हो रहा है, और इसका राख और धुआं 19 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया है, और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इसके कारण आने वाले दिनों में सुनामी आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो आसपास के इलाके हैं, करीब 100 किलोमीटर का जो इलाका है, वहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले इस ज्वालामुखी में 1871 में इतनी तेज विस्फोट हुआ था, और तब भयानक सुनामी आई थी और हजारों लोग उस सुनामी का शिकार हुए थे। अब वैज्ञानिकों को चिंता है कि इस विस्फोट के बाद ये ज्वालामुखी समंदर में ना समा जाए, यानी ये भविष्य में अंडर सी वॉल्केनो बन सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस ज्वालामुखी के विस्फोट की तीव्रता 4 या 5 से ऊपर की हो सकती है, यानी जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल है, जो उच्चतर स्तर है, वहां तक इसकी तीव्रता पहुंच रही है। जैसा कि 2022 में हुंगा टोंगा ज्वालामुखी की थी। 2022 में जब ये हुंगा टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तो उस वक्त भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था, और उसकी वजह से पूरी धरती पर असर पड़ा था, और पूरी पृथ्वी पर 2 बार शॉकवेव दौड़ गई थी। अब वैज्ञानिक रुआंग ज्वालामुखी से निकलने वाले केमिकल की भी जांच करने वाले हैं। फिलहाल इसके विस्फोट से रुकने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब ये विस्फोट रुके तो वहां से वो सैंपल कलेक्ट कर पाए, और इस सैंपल में जो केमिकल हैं उसको समझें, और ये पता लगाने की कोशिश करें कि पृथ्वी के गर्भ में आखिर क्या चल रहा है। और ये ज्वालामुखी लगातार विस्फोट करता जा रहा है। इस ज्वालामुखी में पहला विस्फोट 16 अप्रैल को हुआ था। बाद में 17 अप्रैल की देर रात भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें बेहद भयावह है। जब इस ज्वालामुखी में पहला विस्फोट हुआ, तो इससे जो राख निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, उससे आसमान में 2 किलोमीटर ऊंची दीवार बन गई। उसके बाद इसमें दूसरा विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से इस राख की मोटाई, ऊंचाई बढ़कर 2.5 किलोमीटर हो गई, और बाद में ये वायुमंडल के निचले लेयर तक पहुंच गई। ये ज्वालामुखी समंदर से 725 मीटर ऊंचा है,
और इसके विस्फोट की वजह से ज्वालामुखी के आसपास के 100 किलोमीटर का दायरा खाली करा लिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा है कि ये जो विस्फोट हो रहा है उसका प्रभाव आसपास के 100 किलोमीटर में सबसे ज्यादा होने वाला है। यानी वहां पे हर तरफ राख, धुआं, लावा के ढेर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय यानी जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो इंडोनेशिया में ही हैं। यहां पर कुल मिलाकर 121 ज्वालामुखी हैं, जिसमें से 74 साल 1800 से एक्टिव हैं। इनमें से 58 ज्वालामुखी साल 1950 से सक्रिय हैं, यानी इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। 7 ज्वालामुखियों में तो 12 अगस्त 2022 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो ये इंडोनेशिया है उसी के आसपास और उसी जगह पर इतने ज्यादा जो एक्टिव वोल्केनो हैं वो क्यों हैं? दुनिया के दूसरे हिस्से में इतने ज्यादा एक्टिव वोल्केनो क्यों नहीं हैं? तो इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला ये कि इंडोनेशिया जिस जगह पर है वहां पर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट दक्षिण की ओर खिसक रही है और इंडियन ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है और फिलीपींस प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है। अब इन तीनों प्लेटों में टकराव या खिसकाव की वजह से यहां पर लगातार ज्वालामुखियों में विस्फोट होता रहता है और ये जो ज्वालामुखी हैं वो इंडोनेशिया के 3000 किलोमीटर लंबी एक भौगोलिक चेन पर स्थित है जिसे सुंडा आर्क कहते हैं। यहां पर हिंद महासागर का सबडक्शन जोन है। यहां ज्यादातर ज्वालामुखी एशियन प्लेट की वजह से पैदा हुए हैं। इंडोनेशिया में सबसे भयानक विस्फोट 1815 में हुआ था, तब माउंट तंबोरा फट पड़ा था। इसकी वजह से कई सालों तक यूरोप में गर्मी का मौसम तक नहीं आया था, क्योंकि ज्वालामुखी से निकली राख से वायुमंडल ढक गया था और इस घटना से 90,000 लोग मारे गए थे। 10,000 सीधे विस्फोट की चपेट में आने से और बाकी 80,000 लोग फसल खत्म होने और भूखमरी से मरे थे। और इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा जो एक्टिव वोल्केनो है, जो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है कैलूट और माउंट मेरापी। ये दोनों ही जावा प्रांत में हैं। तो क्या हमेशा ज्वालामुखी इसी तरीके से विनाश लाता है या फिर इसके कुछ सुखद परिणाम भी हो सकते हैं? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस विस्फोट से भले सुनामी की आशंका पैदा हो जाए, आसपास भूकंप आए और इस विस्फोट की चपेट में आने से लोगों की मौत भी हो जाए, लेकिन कई बार यही ज्वालामुखी विस्फोट हमारी पृथ्वी पर जीवन को लाने के लिए अहम साबित हुआ है। और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ऐसे विस्फोट से अगर इसका राख मलबा ऊपर के वायुमंडल में एक परत सी बना ले तो जो सूरज की किरण है उसका तेज कम हो जाएगा और हमारी पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला चल रहा है, जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी कमी आ जाए, क्योंकि इस लेयर के बनने से जो हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम जो वैज्ञानिकों ने रखा था कि इस सीमा से ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ना चाहिए पृथ्वी का, तो उस तापमान को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके जो विनाशकारी प्रभाव है उसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा और वैज्ञानिक यही कर रहे हैं। जो इसके केमिकल्स की जांच होगी, जो केमिकल के सैंपल जो कलेक्ट करेंगे वैज्ञानिक, तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन केमिकल से हमारे वायुमंडल को कितना नुकसान हो सकता है, हमारी पृथ्वी को कितना नुकसान हो सकता है और क्या ये केमिकल बड़ी मात्रा में पृथ्वी के नीचे मौजूद हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।